अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है। मैं एक न्यूरो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियल पीडियाट्रिशियन हूँ और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमत सारी अंजाम दे रहा हूँ। पेरेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आपने एक वीडियो बनानी है रेपो बिल्डिंग इन सीवियरली ऑटिस्टिक चाइल्ड, या अगर एक बच्चे पे पहली दफ़ा ऑटिज़म का डायग्नोसिस बना है और उस पर काम करना है, उसके लिए बच्चे के साथ रेपो बिल्डिंग कैसे करनी है, ये फर्स्ट स्टेप है थेरेपी शुरू करने से पहले। तो पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा तो कोऑपरेट ही नहीं करता, आंखों में आंखें ही नहीं डालता, रिस्पॉन्स टू नेम नहीं देता, थेरेपिस्ट के पास जाता है, वहाँ जाकर शुरू में नहीं रिस्पॉन्स करता था, बड़ा अच्छा अब उसके साथ काम करता है, हमारे साथ नहीं करता, तो हम फिर घर में कैसे थेरेपी दें। तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को समझाता हूँ कि जो ऑटिज़म का इनिशियल टाइम में, और जब अगर कोई सीवियर ऑटिस्टिक बच्चा है उसमें मिनिमल स्पीच होती है, या वो बच्चा नॉन वर्बल होता है, अमूमन पुअर आई कॉन्टैक्ट होता है, सेंसरी डिसरेगुलेशन होती है बच्चे में, लिमिटेड जॉइंट अटेंशन होती है, यानी किसी के साथ मिल के कोई काम नहीं करता, और बिहेवियर आउटबर्स्ट होते हैं, अचानक से बिहेवियर और एग्रेशन और चीखना चलाना बच्चा शुरू कर देता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टीचिंग स्किल से पहले बच्चे के साथ कनेक्शन डेवलप करना है, और इस कनेक्शन को हम रेपो कहते हैं, रेपो बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो रेपो बिल्डिंग में क्या होता है, बेसिकली बच्चा सेफ फील करता है पेरेंट्स के पास या थेरेपिस्ट के पास, या बच्चा जो है वो आपकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करता है और आप उसके करीब बैठते हैं, वो इस चीज़ को टॉलरेट करता है और आप पे ट्रस्ट करना शुरू करता है। जो सीवियरली ऑटिस्टिक बच्चे हैं उसमें रेपो बिल्डिंग, हम अगर एक बच्चा आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है या आई कांटेक्ट आपने करवा ली तो वो रेपो बिल्डिंग नहीं है, या वो नहीं मेंटेन हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेपो बिल्डिंग नहीं हुई। इस तरह सिटिंग प्रॉपरली नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेपो बिल्डिंग नहीं हुई। उसमें रेपो बिल्डिंग हम कहते हैं बच्चा अगर रेगुलेट हो गया आपके पास और आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो इसलिए हम पेरेंट्स को बताते हैं कि रेपो बिल्डिंग के बगैर लर्निंग पाथवे ब्लॉक होता है, बच्चा कुछ नहीं सीख सकता। एक ब्रेन का जो पार्ट होता है एमिगडाला, वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंड्यूस करवाता है। जब रेपो बिल्डिंग नहीं होगी तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हाई होगा, स्ट्रेस में बच्चा नहीं सीखता, बच्चा फाइट या फ्लाइट मोड जिसे कहते हैं उसमें रहता है और लर्निंग बच्चे की नहीं होती। तो मैं आपको बताता हूँ कि रेपो बिल्डिंग आपने कैसे करनी है। सबसे पहले मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप बच्चे की दुनिया में चले जाएं। उसको आपने फोर्स नहीं करना कि बेटा आई कांटेक्ट दो, उसे फोर्स नहीं करना कि आपने चेयर लेके ज़बरदस्ती मेरे सामने बैठना है, या ज़बरदस्ती बोलो हेलो या हाय बोलो या इधर देखो या सलाम करो, ज़बरदस्ती बच्चे को ऑर्डर नहीं करना। इसकी बजाय आप वो काम करें जो बच्चा ऑलरेडी कर रहा है, वो जो एक्टिविटी कर रहा है आप उस एक्टिविटी का हिस्सा बने, वो जो खेल रहा है आप वो बच्चे के साथ कॉपी करें तो वो खुश होगा, वो आपके साथ एंगेज होगा। शुरू में आप ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे मिसाल है स्पिनिंग ऑफ अ व्हील इन बच्चों में बहुत ज़्यादा है, तो आप चुप करके बच्चे के करीब जाएं, उसके पास बैठें, आप एक और व्हील पकड़ें, आप वक्ती तौर पे स्पिन कर लें, वक्ती तौर पे। उससे बच्चे के कोई बिहेवियर ख़राब नहीं होगी, लेकिन वो आपके साथ ज़रा फ्रेंडशिप मोड में आएगा, उसके बाद आप बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पैरेलल एंगेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, पैरेलल एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे को अगर आपने सिखाना है आपने पैरेलल एंगेजमेंट वाली टेक्निक अपनानी है। स्टेप 2 में हम कहते हैं कि अपनी डिमांड्स कम करें। आप ये ना समझें कि पहला सेशन आपने किया तो आप बच्चे से कहेंगे ये काम भी करो, ये काम नहीं करना, या जो है वो टेस्टिंग बच्चे से कहेंगे कि मैं देखता हूँ बच्चा ये काम करता है, नहीं, ऐसे बच्चा हरगिज़ काम नहीं करेगा। क्योंकि सिवियरली ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो अपनी जो डिमांड्स हैं वो अडल्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, और अगर कोई मुश्किल डिमांड आएगी तो बच्चों में स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। तो इनिशियली जो है आपने प्लेयर एसोसिएट करना है, प्रेशर एसोसिएट नहीं करना। तीसरे स्टेप में हम कहते हैं कि रीइंफोर्सर्स बच्चों का ढूंढें जिससे बच्चा रेगुलेट होता है। कोई सेंसरी इनपुट, जैसे स्विंग की हमने बात की, झूला हो गया, उसके साथ बच्चा अगर एक्टिव होता है तो उस बच्चे को झूले पे बैठाएं, खुद साथ झूले पे बैठें। डीप प्रेशर से खुश होता है तो वो बॉल के साथ बच्चे को प्रेशर दें। विजुअल स्टिमुलेशन है, यानी किसी एक देख के किसी चीज़ से खुश होता है वो चीज़ रख के बच्चे को हैप्पी करें। कुछ बच्चे म्यूज़िक के साथ होते हैं, उनके साथ एंगेज करें। कुछ बच्चे जो हैं वो पानी के साथ खुश होते हैं, उसके तरीके बच्चे को एंगेज करें, और स्पेसिफिक टॉयज़ लाकर बच्चे को उनके साथ एंगेज करें। और इसके साथ जो है वो यूज़फुल जो है जॉयफुल मोमेंट जो है बच्चे के वो क्रिएट करें, उससे बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व होगा। स्टेप 4 में आपने करना ये है कि बच्चे को रेगुलेशन बच्चे के अंदर लेकर आनी है। सिखाने वाली चीज़ बात में है, बच्चा मेंटली ज़रा कंफर्टेबल हो, उसमें बच्चा रो ना रहा हो, बच्चा चीखे ना मार रहा हो, बच्चा अपने आप को हिट ना कर रहा हो, या बच्चा गुस्से में चीज़ें फेंक रहा हो। जब ऐसी चीज़ हो रही तो इसका मतलब है थेरेपी एटलीस्ट नहीं हो रही। इसलिए सबसे पहले सेंसरी सिस्टम को रेगुलेट करें, उसके बाद आप इसको बाकी चीज़ों पे काम करें। जब नर्वस सिस्टम सुकून में होगा तब बच्चा एंगेज होगा, तब वो बच्चा लर्निंग मोड में आएगा। 5वें स्टेप में मैं पेरेंट्स से कहता हूँ कि आपने
जो शुरू में इंटरेक्शन जो बिल्ड करना है बच्चे का, वो माइक्रो छोटा इंटरेक्शन हो। आप ये ना सोचें कि शुरू में ही आपका 10 मिनट का इंटरेक्शन हो जाएगा। पहले 2 सेकंड का काम ऐसा करें, शेयर्ड अटेंशन हो बच्चे के साथ, फिर एक बारी बच्चे को दें, एक बारी खुद लें, टर्न टेकिंग थोड़े सेकंड्स की बच्चे के साथ करें। फिर उसके बाद आप ये देखें कि बच्चा स्माइल एक्सचेंज आपके साथ कर रहा है या नहीं। ग्रेजुअली इसकी ड्यूरेशन आप बढ़ाएंगे, यानी 1-2 सेकंड से लेके फिर आहिस्ता आहिस्ता 3, 4, 5, 6 सेकंड्स के साथ जो छोटी छोटी ये चीज़ें आप अचीव करेंगे, ये आपकी प्रोग्रेस है। अब गलती पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे पे ज़बरदस्ती पकड़ के कहेंगे कि आई कांटेक्ट हमारे साथ करो, आंखों में आंखें डाल के देखो, खींच के उसे किसी काम से मना करेंगे, नहीं तुमने ये काम नहीं करना, उसको एक इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर उसी दिन दूसरी इंस्ट्रक्शन, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। और उस बच्चे को कंपेयर करेंगे दूसरे बच्चों के साथ और एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा बहुत जल्दी आपके साथ बॉन्डिंग में आए। ऐसा नहीं होता। सीवियरली ऑटिस्टिक चाइल्ड जो हैं वो पहले उनको इमोशनल सेफ्टी चाहिए, एकेडमिक स्किल या सीखने वाली चीज़ें बच्चे के अंदर बाद में आती है। तो पेरेंट्स के लिए मेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि बच्चे के करीब बैठें, उसको इंटरफेयर ना करें, उसको ना रोकें, उनके एक्शंस को कॉपी करें, पैरेलल एंगेजमेंट में आएँ, सिंपल लैंग्वेज में उनके साथ बात करें, कोई चीज़ अचीव करें उसको अप्रिशिएट करें, और एक ही चीज़ जो अगर गलत कर रहा है तो ग्रेजुअली उसको सिखाते रहें। टाइम आएगा कि वो गलतियाँ छोड़ देगा। उस बच्चे को आप कोशिश करें कि खुद आपके करीब आके बैठे। अगर वो आपके करीब आके बैठ गया तो ये रैपो बिल्डिंग है। अगर आप उसको टच करते हैं, थेरेपी में एंगेज करते हैं और वो कुछ नहीं कहता, तो ये आपकी, इसका मतलब है प्रोग्रेस अच्छी जा रही है। और अगर बच्चा आपको देख के खुश होता है और फ़ौरन आपके साथ काम कराता है, जिस तरह थेरेपी सेंटर पे बच्चा 2 हफ्ते बाद एडजस्ट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी थेरेपी है वो काम कर रही है। याद रखें कि सीवियर ऑटिज़म में जो रैपो बिल्डिंग है उस पर 2 हफ्ते या 2 महीने लग गए तो ये वेस्टेड ऑफ टाइम नहीं है, ये थेरेपी की फाउंडेशन है। जब तक कनेक्शन बच्चे के साथ नहीं बनेगा, करेक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं होना। तो इसमें आप जो चीज़ें बताई हैं कोशिश करें अपने बच्चे पे अप्लाई करें। इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।